अध्याय 9 के अंतर्गत अगला जो प्रश्न पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न है, किसी अवतल पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू बटे भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 बटे आर, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। दूसरे प्रकार से इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो अथवा लिखा है, किसी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निगमित कीजिए। ऊपर ये जो सूत्र लिखा है म्यू बटे भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 बटे आर, ये जो सूत्र लिखा है इस सूत्र को अपवर्तन सूत्र भी कहा जाता है। तो अथवा में अपवर्तन सूत्र के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का। और एक चीज़ और ध्यान देना है, अवतल पृष्ठ की जगह पे हो सकता है गोली पृष्ठ लिखा हो। तो गोली पृष्ठ यदि लिखा है तब भी आप अवतल पृष्ठ वाला कर सकते हैं। जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वैसे ही गोलीय पृष्ठ भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ। तो यदि गोली पृष्ठ लिखा है अवतल पृष्ठ की जगह पे तो आप अवतल पृष्ठ वाला भी हल कर सकते हैं और उत्तल पृष्ठ वाला भी हल कर सकते हैं। व्यंजक में सबसे पहले देखते हैं चित्र। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एस पी एस डैश ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये एक अवतल पृष्ठ है, ऐसा मान लेते हैं। एस पी एस डैश क्या है, एक अवतल पृष्ठ है। इस अवतल पृष्ठ का पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, ये मान लेते हैं। और इस अवतल पृष्ठ पर, इस अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष कौन सा होगा, पी सी, पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो पी सी होगी। जैसे दर्पण में होता था ना पी सी मुख्य अक्ष, वैसे ही इसमें भी मुख्य अक्ष पी सी है। तो इस पी सी मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर बिंदु ओ लिखा है, ये बिंदु ओ क्या है, बिंदु ओ पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस अवतल पृष्ठ के दाईं तरफ म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, दाईं तरफ माने अपना दायां हाथ देखना है, और बाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ कोई विरल माध्यम यानी वायु है। अब जब बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है, O फॉर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण किस दिशा में चलेगी, ये OP दिशा में चलेगी। और ये चूंकि लंबवत है इस पृष्ठ के, तो ये बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाएगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो किस दिशा में जाएगी, OA दिशा में, मतलब इस तरफ जाएगी, ऐसे OA दिशा में जाएगी। और जब ये बिंदु A पर पहुँचेगी, तो बिंदु A पर जब ये पहुँचेगी तो बिंदु A के इस तरफ वायु है और दूसरी तरफ क्या है, म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है। तो वायु से माध्यम में जा रही है ये प्रकाश की किरण बिंदु A पर, तो वायु से जब माध्यम में ये जाएगी तो अब चूँकि विरल से सघन में जा रही है ना, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब ये जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब इसमें अभिलंब कहाँ है, तो जो ये CN दिख रहा है, ये डॉट लाइन से बना दिख रहा है ना इसमें, ये CN क्या है, CN ही इसका अभिलंब है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो नियम के अनुसार क्या हो जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरण कहाँ पर है, बिंदु A पर है। प्रकाश की किरण को इस तरफ जाना चाहिए था, ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर न जाकर कहाँ चली गई, ये अभिलंब की ओर झुककर इस Q दिशा में ये चली जाती है। अब दो किरणें हो गई, देखो दो अपवर्तित किरणें हो गई। एक अपवर्तित किरण किस तरफ गई है, OP दिशा में गई है, जहाँ पे मैंने अभी तीर का निशान लगाया है। और दूसरी अपवर्तित किरण किस तरफ गई है, ये AQ दिशा में गई है, जहाँ पर मैंने अभी तीर का निशान लगाया है।
दोनों अपवर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, तो पीछे बढ़ाने पर कहाँ आएगा, देखो ये इसको पीछे बढ़ाया और ये जो OP जो अपवर्तित किरण आगे गई थी इसको पीछे बढ़ाया, तो दोनों कहाँ पर मिल जाते हैं, बिंदु I पर दोनों किरणें मिल जाती हैं। मतलब O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बिंदु I पर बनेगा। चित्र बनाते समय ध्यान देना है बिल्कुल, है ना, कि I कैसे बना है, ये जो Q वाली जो रेखा है इसी रेखा को पीछे बढ़ाया तो ये बिंदु I तक आई, तो बिंदु I पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। किसका प्रतिबिंब, जो वस्तु O है, जहाँ बिंदु वस्तु O ली गई है, बिंदु वस्तु मतलब बहुत छोटी वस्तु, तो इस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा। O फॉर ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है, I फॉर इमेज है, इमेज माने प्रतिबिंब, तो O पर वस्तु रखी है और I पर प्रतिबिंब उसका बनता है। अब चित्र बनाते समय जो बातें बताई हैं उन्हीं को देखो यहाँ पर भाषा में लिख लिया। माना कि SP S' एक अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, फिर बता दिया P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, फिर बता दिया कि इस पृष्ठ के बाईं ओर वायु है और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। तो चित्र बनाते समय जो मैंने आपको बताया था उसी को नीचे भाषा में लिख दिया गया है। अब फिर आगे बता दिया कि माना कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है और O से चलने वाली एक किरण किस तरफ गई थी, OP दिशा में गई थी, और चूंकि ये अभिलंबवत रहती है इसलिए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। फिर आगे बताया था कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। आगे बताया था कि दूसरी किरण किस दिशा में जाती है, OA दिशा में जाती है। बिंदु A पर जब ये पहुंचती है तो अभिलंब CN की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है ना। किस दिशा में झुक जाती है, AQ दिशा में झुक जाती है। फिर मैंने बताया था कि Q दिशा में जो किरण गई है उसको और जो OP दिशा में जो किरण गई है उन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे बढ़ाने पर वो कहाँ पर मिलती हैं, बिंदु I पर मिलती हैं। तो I क्या हो जाता है, वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। तो चित्र बनाते समय जो बातें मैंने आपको समझाई थी उन्हीं बातों को चित्र के नीचे भाषा में लिख लिया गया है। अब थोड़ा सा चित्र में ध्यान देना है। चित्र में आपतन कोण देखना है और अपवर्तन कोण देखना है। आपतन कोण कहाँ पर बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो आपतित किरण कहाँ है, ये वाली रेखा, ये OA जो रेखा है ये आपतित किरण है, और अभिलंब कौन सा है, ये डॉट लाइन से जो बना हुआ है ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा आपतन कोण I। तो आपतन कोण का नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा OAC, और इसका मान क्या है, I है। आपतन कोण को I लिखा जाता है। दूसरा चाहिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहाँ पर बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अपवर्तित किरण कौन सी है, ये जो AQ दिशा में गई है ये है अपवर्तित किरण, और अभिलंब कहाँ है, ये जो डॉट लाइन से बना हुआ है ये अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा, मतलब क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम हो जाएगा इसका कोण QAN। इनके बीच में बन रहा है ना ये R, ठीक है। तो अपवर्तन कोण का नाम हो जाएगा QAN, या NAQ भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि A पे कोण बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये रेखाएं ऐसी हैं, देखो एक रेखा ऐसी गई है और एक रेखा ऐसी गई है। यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर N लिखा है, और ये रेखा जो इधर आई है इस पे क्या लिखा है, इस पे I लिखा है, और इस रेखा पे यहाँ पे C लिखा है। ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है इसको कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
मतलब कोण QAN जो यहाँ पर बन रहा है इसका मान किसके बराबर होगा, कोण IAC या CAI के बराबर उसका मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा है देखो R, इसको भी R क्यों लिखा है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। नाम क्या होगा इसका, IAC भी बोल सकते हैं, CAI भी इसको बोल सकते हैं। इसी बात को देखो यहाँ पर भाषा में लिख लिया। आपतन कोण का नाम क्या है, OAC बराबर I, जो मैंने अभी एक चित्र में बताया था आपको। और अपवर्तन कोण का मान क्या है, QAN बराबर R। और फिर बता दिया मैंने कि IAC और QAN बराबर होंगे, क्योंकि ये सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, सम्मुख कोण भी कह सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं। तो दोनों के मान क्या हैं, R हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, कुछ कोण और मानना है, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 कोण मानना है। अल्फा कहाँ पर बन रहा है, अपवर्तित किरण जहाँ पर है, आपतित किरण जहाँ पर है वहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, चित्र में देख सकते हो। अपवर्तित किरण जहाँ पर है वहाँ पर बीटा कोण बन रहा है। और मुख्य अक्ष, अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो गामा है, वहाँ पर क्रम से लिखे हुए हैं, है ना। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बना रही है वो अल्फा है। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ में जो कोण बना रहा है वो बीटा है। और जो अभिलंब है, अभिलंब जिसको CN नाम दिया गया है, वो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो गामा है, चित्र में देख सकते हो उसमें बने हुए हैं। अब लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर साइन I बटे साइन R होता है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तिर्यक गुणा जब कर देंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो म्यू और साइन R का इस प्रकार से गुणा हो जाएगा और साइन I बराबर में आ जाएगा, मतलब साइन I बराबर हो जाएगा म्यू साइन R। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि I और R के मान बहुत कम हैं, इतने कम हैं कि साइन I को लगभग I माना जा सकता है और साइन R को लगभग R माना जा सकता है। कैसे मान सकते हैं, जैसे मान लें कि I का मान है 1, ठीक है, ध्यान देना, I का मान है 1, तो साइन I जब निकालेंगे तो साइन I मतलब साइन 1 हुआ, ये साइन I मतलब साइन 1, I का मान 1 मान लिया है। अब साइन 1 का मान कितना होगा, तो त्रिकोणमिति की सारणी में सब लोग जानते हैं कि साइन का मान 0 से लेकर चाहे जितनी बड़ी संख्या हम लोग रख लें, मान हमेशा 0, -1 और 1 के बीच में होता है। साइन का कोई भी मान रख लें, साइन 0 लिख लें, साइन 30 ले लें, साइन 80 ले लें, साइन 1000 ले लें, कुछ भी ले लें, हमेशा जो साइन का मान है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो -1 से 1 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या होगा, अधिक वाला मान 1 होगा और कम वाला मान -1 होगा। तो मान लो हम अधिक वाला मान भी ले लेते हैं तो साइन 1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। भाई साइन 1 का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होता है, साइन का कोई भी मान रख लें। तो अधिकतम मान लो 1 ले लिया, तो साइन 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब साइन I बराबर I आ गया। I के मान को 1 माना था ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि I और R के मान बहुत कम हैं, इसका मतलब साइन I को केवल I लिखा जा सकता है और इसी प्रकार से साइन R को केवल R लिखा जा सकता है। तो अब ये मान यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पर, समीकरण 1 में साइन I की जगह पे केवल I रखेंगे और साइन R की जगह पे केवल R रखेंगे। जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो साइन I की जगह पे देखो I आ गया, म्यू की जगह पे म्यू लिखा है बराबर में, और साइन R की जगह पे केवल R आ गया। अब यहाँ पर त्रिभुज AOC लेना है, देखते हैं चित्र में। चित्र में देखना है कहाँ पर है, देखो चित्र में ये यहाँ पर A है, O है और यहाँ पर ये C है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। देखो ये जो मैंने लाल लाल से इसमें बनाया है, ये कोण, ये त्रिभुज यहाँ पर ले लिया AOC।
ये जो त्रिभुज है इसकी आकृति इस प्रकार की है। देखो इधर अलग से और बनाए देता हूँ मैं। ये इस प्रकार की आकृति है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है। इस त्रिभुज के अंदर के कोण और देखते हैं। यहाँ पर आई लिखा है इस कोण में, इस कोण में यहाँ पर गामा लिखा हुआ है और यहाँ इस तरफ रेखा आई है, इस कोण में यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है। तो त्रिभुज के अंदर कितने कोण बन रहे हैं? दो कोण, गामा और आई। और त्रिभुज के बाहर कौन सा बन रहा है? केवल अल्फा कोण इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है। तो बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी होगी आप लोगों ने मैथ में। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो आंतरिक कोण कौन कौन से हैं? आई और गामा। तो आई प्लस गामा का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। आंतरिक कोणों का योग बराबर बाह्य कोण लिखा जाता है इसमें। तो आंतरिक कोण है आई और गामा। आंतरिक कोण मतलब जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, और बाह्य कोण कौन सा है? अल्फा है। तो अंदर के कोणों का योग मतलब आई प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज एक और लेना है। यहाँ पर त्रिभुज का नाम कौन सा है? त्रिभुज का नाम ये हो जाएगा IAC या ICA। ये दूसरा त्रिभुज ये यहाँ पे बन रहा है। देखो ये इस प्रकार से, जितने क्षेत्र को मैंने यहाँ पर लाल उससे प्रदर्शित किया है वो पूरा IAC या AIC है। ये इस प्रकार से देखो, इसकी आकृति ऐसे, ये ऐसा बना हुआ है चित्र में इस प्रकार की आकृति इसकी बनी हुई है। इसमें ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर I है और यहाँ पर C है। अंदर जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो हो गया गामा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है R, और यहाँ बाहर जो कोण बन रहा है वो है बीटा। तो इसमें फिर से वही होगा, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर, मतलब गामा प्लस आर का जो मान है वो बीटा के बराबर होगा। तो चित्र में जो मैंने आपको बताया था, देखो उसी को यहाँ पर लिख लिया। समीकरण 2 के बाद त्रिभुज AOC पहले ले लिया। त्रिभुज AOC में बहिष्कोण प्रमेय जब लगाया था तो क्या आया था? अल्फा बाहर लिखा था और गामा प्लस आई अंदर लिखा था। तो बाहर का कोण अल्फा बराबर अंदर के कोणों का योग, मतलब आई प्लस गामा, ये हो गया। अब पक्षांतर करके आई का मान निकालना है। तो गामा को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, किस तरफ? अल्फा की तरफ। गामा को अल्फा की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में गामा हो जाएगा। तो आई बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस गामा। दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया था मैंने चित्र में? दूसरा त्रिभुज लिया था AIC। और दूसरे त्रिभुज में याद हो तो उसमें बाहर लिखा था बीटा और अंदर लिखे थे R प्लस गामा। तो अंदर के कोणों का योग बराबर बाहर के कोण बीटा के बराबर। ठीक है, इसमें R का मान निकालना है तो फिर गामा को इधर पक्षांतर करेंगे। तो गामा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में गामा हो जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा बीटा माइनस गामा। तो ये इस प्रकार से दो त्रिभुज लेकर I और R के मान निकाल लेना है। कौन सी प्रमेय लगाना है इसमें? बहिष्कोण प्रमेय। अब I और R के ये जो मान आए हैं इनको कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में इस प्रकार से रख देंगे। समीकरण 2 में जब रखेंगे, देखो तो I की जगह पे आ गया अल्फा माइनस गामा, ये I का मान हो गया, बराबर में म्यू की जगह पे म्यू, और R का मान है बीटा माइनस गामा, तो उसको रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें? तो इसमें ध्यान देना है। देखो चाहो तो आप इसी प्रकार से लिखे रहो या इस प्रकार से नहीं लिखना है। तो गामा का पहले ब्रैकेट, इसका म्यू का पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। जो म्यू लिखा है ना बराबर की इस तरफ, उसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो देखो ऐसा आएगा। यहाँ एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ मैं। अल्फ़ा माइनस गामा की जगह पे अल्फ़ा माइनस गामा रहेगा। म्यू का अंदर गुणा करेंगे तो म्यू बीटा हो जाएगा, फिर माइनस म्यू गामा, ये इस प्रकार से हो जाएगा म्यू का अंदर गुणा करेंगे तो। अब गामा वाले मानों को एक तरफ और बिना गामा वाले मान को एक तरफ करना है। तो जिसमें गामा है, गामा नहीं है, उनको पहले लिखते हैं। तो अल्फ़ा में गामा नहीं है तो ये आ जाएगा म्यू
बीटा जो है इसमें गामा नहीं है तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का म्यू बीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उस तरफ गामा वाले मानों को लिखते हैं तो गामा वाले मानों में माइनस का गामा था उधर जाएगा तो प्लस का गामा हो जाएगा और माइनस का म्यू गामा ये जो लिखा था इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब अल्फ़ा माइनस म्यू बीटा ये जैसा था वैसा का वैसा लिख लेंगे। बराबर में गामा कॉमन है तो गामा कॉमन ले लेंगे और गामा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा और माइनस में गामा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू बचेगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो यही जो लास्ट में स्टेप आया है वो यहाँ देख सकते हैं समीकरण 3 में इसी को लिखा गया है। तो बीच के ये 2 स्टेप कम करके यहाँ पर लिखा है। चाहें तो आप मैंने जो नीचे लिखे हैं ना 2 स्टेप, इन दोनों स्टेपों को आप पहले लिखना, उसके बाद फिर ये समीकरण 3 में ये जो लिखा है इसको आपको लिख लेना है। देख सकते हैं लास्ट में वही समीकरण 3 में जो लिखा है वो यहाँ पर आ गया है। तो पहले आपको ये 2 स्टेप लिख लेना है, फिर ये तीसरा स्टेप लिखना है। अब थोड़ा सा चित्र देखते हैं। देखो चित्र देखते हैं तो चित्र में कोण की परिभाषा के अनुसार कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। सबसे पहले अल्फ़ा कोण का मान निकालते हैं। तो अल्फ़ा कोण कहाँ पर बन रहा है, ये बिंदु O पर बन रहा है। तो बिंदु O के लिए चाप क्या होगा, चाप होगा ये AP कह सकते हैं, PA कह सकते हैं। वैसे सही तो PA होगा क्योंकि सभी मान कहाँ से निकालना है, ध्रुव से निकालना है, इसलिए PA लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चाप हो गया PA और बटे में त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या ये कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब त्रिज्या हो गया OP। तो अल्फ़ा बराबर हो गया कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या, मतलब PA बटे OP। अब इसी प्रकार से दूसरा कोण देखते हैं बीटा। ये कहाँ पर बन रहा है, बिंदु I पर बन रहा है। तो बीटा बराबर भी वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे। तो अब चाप कौन सा है, चाप वही PA है, चाप यही PA होगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, P से I तक की ये जो दूरी है त्रिज्या हो जाएगी। तो चाप हो गया PA और त्रिज्या हो गई PI। ठीक है, बीटा निकल आया। अब ऐसे ही गामा का मान निकालेंगे तो बिंदु C पर गामा बन रहा है कोण, तो इसके लिए भी चाप वही PA हो जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, C से P तक की दूरी। तो ये इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा और गामा के मान कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के सूत्र से निकाल लेंगे। चित्र में जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही देखो यहाँ पर लिख ली। सूत्र लिख लिया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और जिस तरीके से मैंने आपको निकाल के बताया देखो वैसे ही देखो अल्फ़ा बराबर वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगाया तो PA बटे PO आ गया। बीटा का मान भी वैसे ही निकाल लिया, गामा का मान भी वैसे ही निकाल लिया। यहाँ पर ध्यान देना है कि P को पहले लिखना है क्योंकि P है ध्रुव और सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, इसलिए P पहले लिखना है, ध्यान रखना। अब ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा के मान आए हैं इनको कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 3 में जब मान रखेंगे देखो तो ये यहाँ पर किसका मान आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया। फिर म्यू की जगह पे म्यू लिखा है, फिर किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया PA बटे PI। बराबर में 1 माइनस म्यू की जगह पे 1 माइनस म्यू लिखा है और गामा का मान PA बटे PC आ गया। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मान रख लिया। अब यहाँ ध्यान देना है बाएं और दाएं दोनों पक्ष में PA कॉमन है ऊपर, तो ऊपर से PA कॉमन लेके उनको कैंसिल कर देंगे तो ये इस प्रकार से नीचे जो बचा है ये बचा रहेगा। नीचे एक समीकरण बना दिख रहा है ना, देखो सब जगह से PA हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि बाएं पक्ष में PA कॉमन लिया और दाएं पक्ष में पहले से PA कॉमन था, तो PA से PA कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, नीचे जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है इस प्रकार का समीकरण बच जाएगा, मतलब PA हट जाएगा सभी जगह से। अब इस प्रकार से समीकरण 4 जब प्राप्त हो जाएगा PA कैंसिल करने पर, तो अब लगाएंगे चिन्ह पर पाटी। चिन्ह पर पाटी के लिए चित्र देखते हैं। चित्र में 3 मान देखना है। पहला जो मान देखना है वो PO है। PO कहाँ पर है, चित्र में ध्यान देना है। ये है P है ध्रुव और O है वस्तु।
ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहा जाता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, तो u लिख देंगे। किस तरफ नाप रहे हैं? बाईं ओर नाप रहे हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जब हमने बताए थे तो उसमें बताया था कि जिस दिशा में प्रकाश की किरण जाती है उस दिशा में यदि नापते हैं तो दूरियां धनात्मक होती हैं, और यदि विपरीत दिशा में नापते हैं तो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो चिन्ह परपाटी पढ़ी थी वही चिन्ह परपाटी यहाँ भी लागू हो रही है। तो प्रकाश की किरण किस दिशा में जा रही है? देखो ऐसे जा रही है, चित्र में देखो, ये इधर से ऐसे जा रही है, तो किरण जा रही है इस तरफ, और नाप रहे हैं हम लोग किस तरफ? P से O की तरफ, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापना है। तो किरण जा रही है बाएं से दाएं तरफ, और दूरी नाप रहे हैं दाएं से बाएं ओर, यानी विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं, इसलिए माइनस का u यहाँ पर आ जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो ये अवतल पृष्ठ है ना, तो इसलिए इसमें भी सभी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी, क्योंकि सभी बिंदु इसमें किस तरफ लिए गए हैं? बाएं हाथ की ओर लिए गए हैं, है ना। दूसरा मान जो हम लोगों को निकालना है वो है PI। PI क्या है? चित्र में देखो, P है ध्रुव और I है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V कहा जाता है, और ये भी विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए माइनस का होगा। फिर आते हैं PC। P क्या है? ध्रुव, और C क्या है? वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को R कहा जाता है, और ये भी कैसा होगा? माइनस का होगा। तो ये तीनों मान इस प्रकार से चिन्ह परपाटी से निकाल लेना है। अब जो बातें मैंने आपको बताई देखो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो ये यहाँ पर लिखी है ना, देखो PO का मान -u है, PI का मान -v है, PC का मान -r आया। जो वहाँ पे मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अब इन सभी मानों को कहाँ रखना है? समीकरण 4 में यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे देखो तो 1/PO है, 1/PO मतलब माइनस का u, PO का मान माइनस का u है ना, और μ/PI है तो म्यू हो गया, और PI का मान है माइनस का v, तो माइनस का v हो जाएगा, बराबर में 1 - u, और बटे में क्या है? बटे में PC का मान है -r। तो PO, PI और PC का जब मान रखेंगे तो ये इस प्रकार से ये समीकरण में जैसा लिखा है ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर 1-2 स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पर देखना है, ऊपर माइनस का 1/μ है, तो ये जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। माइनस का भी है और माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का μ/v यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या है? देखो बराबर में चूँकि बटे में -r लिखा है ना, तो बटे में -r है तो -r है तो माइनस लगा देंगे, और 1 माइनस क्या हो जाएगा? म्यू, और बटे में क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो प्लस का μ/v पहले लिख लेंगे, प्लस का μ/v पहले आ गया, और माइनस का 1/u बाद में कर देंगे ऐसे, ठीक है। बराबर में क्या करेंगे? माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का म्यू हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में यहाँ पर r आ जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा करने पर इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसी को देखो बायां पक्ष आ गया, देखो बायां पक्ष में यही सिद्ध करना है ना हम लोगों को, μ/v - 1/u, तो बायां पक्ष में आ गया। देखो तो नीचे सबसे नीचे समीकरण 5 लिखा है उसमें देखो यही लिखा है μ/v - 1/u। दाएं पक्ष में क्या है? दाएं पक्ष में भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे, प्लस का म्यू पहले लिख लेंगे और माइनस का 1 बाद में लिख लेंगे, प्लस का म्यू पहले और माइनस का 1 बाद में लिख देंगे, और बटे में r की जगह पे r। तो इस प्रकार से समीकरण 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और यही क्या है? किसी अवतल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। तो ये 2 लाइनें आपको बीच में लिखनी पड़ेंगी। समीकरण 5 को लिखने के पहले आपको ये ऊपर मैंने जो 2 लाइनें लिखी हैं इनको लिख लेना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।